जमीन के मूल दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर अवैध खरीद बिक्री मामले में लंबी पूछताछ के बाद रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन गिरफ्तार। पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश के समक्ष किया जाएगा पेश। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन गिरिडीह के मधुवन में धार्मिक अनुष्ठान में हुए शामिल। सिंहपुर और खपैया में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का भी करेंगे निरीक्षण। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी गोड्डा में कई कार्यक्रमों में हुई शामिल। कहा, नई शिक्षा नीति देश में युवाओं के लिए लेकर आएगा कई नए अवसर। और झारखंड समेत देश भर में आज मनाई जा रही है बुद्ध पूर्णिमा। राष्ट्रपति ने बुद्ध की शिक्षा को अपनाकर राष्ट्र निर्माण में आगे आने का किया आह्वान। नमस्कार, खबरें झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं रियाज आलम और अब समाचार विस्तार से। ईडी ने जमीन के मूल दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर अवैध खरीद बिक्री के मामले में लंबी पूछताछ के बाद रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन को कल गिरफ्तार कर लिया। छवि रंजन को आज पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश के समक्ष पेश किया जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इस मामले की जांच कर रही ईडी ने छवि रंजन को पूछताछ के लिए कल दूसरी बार ईडी ऑफिस बुलाया था, जहां उनसे लंबी पूछताछ की गई। इस दौरान ईडी के सवालों का छवि रंजन जवाब नहीं दे पाए। गौरतलब है कि ईडी ने 13 अप्रैल को सेना की जमीन घोटाले में छवि रंजन सहित बंगाल, झारखंड और बिहार सहित 22 ठिकानों पर छापेमारी की थी और 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन गिरिडीह के दौरे पर हैं। गिरिडीह दौरे के क्रम में राज्यपाल आज जैन समाज के तीर्थस्थल समेध शिखर मधुबन के तमिलनाडु भवन के चंद्रप्रभा मंदिर में आयोजित अनुष्ठान में शामिल हुए। इस दौरान राज्यपाल का चंद्रप्रभा मंदिर में मंदिर प्रबंधन कमेटी द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, जैन मुनि संभव सागर समेत कई जैन मुनियों से उन्होंने आशीर्वाद लिया। राज्यपाल जिले के सिंहपुर और खपैया स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का भी निरीक्षण करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र महतो ने कल जामताड़ा जिले में आधा दर्जन उप स्वास्थ्य केंद्रों का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सुदूरवर्ती गांव के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी को देखते हुए उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया जा रहा है। श्री महतो ने कहा कि बिजली, स्वास्थ्य, सड़क, शिक्षा, नदी नालों में पुल पुलिया सहित किसानों के लिए कोल्ड स्टोरेज बनाया गया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि जल्द ही नाला विधानसभा क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय बनने जा रहा है। पीछे वाले तो मेरा प्रयास है कि गांव और ग्रामीण के सुलभ चिकित्सा प्राप्त करने के लिए उन तमाम स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण होना जरूरी है। यहाँ जो नर्सेस है, जो कंपाउंडर हैं या बीच बीच में जो डॉक्टर साहब लोग आते हैं, आधारभूत संरचना नहीं रहने के चलते पेशेंट का इलाज करने में लोगों को काफी दिक्कत होता है। इसलिए इलाज करने के लिए और स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए इस स्वास्थ्य केंद्र का निहायत ही आवश्यकता है। राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में चल रहे इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर लोगों के लिए मनोरंजन का केंद्र बन गया है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने भी कल मेगा ट्रेड फेयर के स्टॉल का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने मेला परिसर में लगाए गए स्टॉल की सराहना की। ट्रेड फेयर में खरीदारी करने के लिए रांची सहित अन्य जिलों के लोग भी पहुंच रहे हैं। मेले में घरेलू सामान, बच्चों के खिलौने, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, कालीन, सजावटी सामान की भी जमकर खरीदारी की जा रही है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी गोड्डा दौरे के क्रम में कई कार्यक्रमों में शामिल हुई। केंद्रीय राज्य मंत्री ने इस दौरान स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की।
इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति देश में युवाओं के लिए कई नए अवसर लेकर आएगा। को समाहित किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से हम बच्चों को अच्छी शिक्षा, बच्चों को गुणवत्तायुक्त शिक्षा, बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा, भारतीय भाषा में शिक्षा प्रमुखता के साथ इस शिक्षा नीति में उस पर जोर दिया गया है। केंद्रीय विद्यालय रामगढ़ का कल 48वां वार्षिकोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में पहली कक्षा से 12वीं तक के विद्यार्थियों ने विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पीआरसी कर्नल ज्ञान प्रकाश पांडे मौजूद थे। विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर अमिता ज्योत्सना बाड़ा ने मुख्य अतिथि और सभी गणमान्य लोगों का स्वागत किया और विद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस दौरान अपने संबोधन में कर्नल ज्ञान प्रकाश पांडे ने कहा कि वार्षिकोत्सव विद्यालय की गतिविधियों और कार्यशैली का आईना होता है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए उनमें कौशल विकास करने के लिए इस प्रकार की गतिविधियों को अवश्य महत्व देना चाहिए। आयुषी गुप्ता कल भी विद्यालय में जो इनकी अलग अलग हाउसेज हैं उनमें भी आपस में कंपटीशन होता है, टीचर्स का भी, तो सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और उनके मनोबल को ऊंचा करने के लिए, अच्छी परफॉर्मेंस करने के लिए और विद्यालय में अपनी शिक्षा, मानसिक और शारीरिक बच्चों में विकास के लिए जो प्रतिवर्ष दिन प्रतिदिन कार्य करके हासिल किया जाता है, इसकी प्राप्ति के बारे में सबको अवगत कराना और बच्चों को प्रोत्साहित करना, उनको पुरस्कार दे करके, उनके प्रमाण पत्र दे करके, जिससे कि भविष्य में वो एक अपना उज्जवल भविष्य बना सके। नेहरू युवा केंद्र की ओर से द्वितीय जिला युवा उत्सव का संयुक्त आयोजन राज्य के मोरहाबादी स्थित रामकृष्ण मिशन विवेकानंद शैक्षणिक और शोध संस्थान में कल आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के सांसद संजय सेठ मौजूद रहेंगे। इस दौरान कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण पे हमारा एक भाषण प्रतियोगिता होगी और इसमें हमारे जो विजयी प्रतिभागी होंगे उनको पुरस्कृत एवं सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ इस कार्यक्रम को और भव्य बनाने के लिए हमारे राज्य में और हमारे केंद्र सरकार की जितनी भी संस्थाएं हैं उनके बहुत सारे स्टॉल्स लगाए जाएंगे और ऐसे स्टॉल्स जिनसे कि युवाओं का मार्गदर्शन हो सके। युद्धग्रस्त देश सूडान में भारतीयों की सुरक्षित निकासी और वतन वापसी के लिए ऑपरेशन कावेरी लगातार जारी है। सूडान में शेष बचे भारतीयों को भी स्वदेश लाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट में बताया कि सूडान में सुरक्षित निकाले गए 47 भारतीयों को वायुसेना के विमान से जेद्दा से दिल्ली लाया गया है। भारत पहुंचने पर लोगों ने सरकार का धन्यवाद दिया। वहीं ऑपरेशन कावेरी के तहत 192 लोगों को लेकर एक विशेष विमान गुजरात के अहमदाबाद पहुंचा। इसमें कुछ नेपाल के नागरिक भी हैं। झारखंड समेत देश भर में आज बुद्ध पूर्णिमा मनाया जा रहा है। इस अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और आज ही के दिन उन्हें बिहार में बोधगया में निर्वाण की प्राप्ति भी हुई थी। बुद्ध के जन्मदिन को वैशाखी बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। बुद्ध को भगवान विष्णु का 9वां अवतार माना जाता है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में उन्होंने अपना देह त्याग किया था। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महासंघ आज नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में बुद्ध पूर्णिमा का उत्सव मनाएंगे। इस अवसर पर विभिन्न स्वायत्त बौद्ध संगठन और संस्कृति मंत्रालय के तहत अनुदान प्राप्त संस्थान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करेंगे। संस्कृति मंत्रालय ने बताया कि लेह के पोलो ग्राउंड में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुद्ध पूर्णिमा पर दुनिया भर के लोगों और भगवान बुद्ध के अनुयायियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि करुणा के प्रतीक भगवान बुद्ध ने हमें ज्ञान, सहिष्णुता और सदाचार का मार्ग दिखाया है। पावन अवसर पर मैं दुनिया भर में रह रहे नागरिकों और भगवान बुद्ध के अनुयायियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। करुणा के प्रतीक भगवान बुद्ध ने हमें ज्ञान, सहनशीलता और सदाचार का मार्ग दिखाया है। उनका सरल और प्रभावी उपदेश हमें प्रेम, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। महात्मा बुद्ध का जीवन संयम और अनुशासन का सर्वोत्तम उदाहरण है। उनकी शिक्षाएं आज भी मानवता का मार्गदर्शन करती हैं। आइए इस पवित्र अवसर पर हम भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को अपने मन, वचन, कर्म और आचरण में धारण करें और एक गौरवशाली राष्ट्र के निर्माण की दिशा में कार्य करें। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई राजनेताओं ने बुद्ध पूर्णिमा की बधाई दी है। बुद्ध पूर्णिमा की बधाई। भगवान बुद्ध के आदर्श हम सभी को आलोकित करें और शक्ति प्रदान करते रहें। आनंद मार्ग के प्रवर्तक श्री श्री आनंद मूर्ति जी का 102वां जन्मोत्सव आज रांची में बड़े ही भक्तिभाव से मनाया गया। विश्व कल्याण की भावना के साथ आनंद मार्ग के प्रवर्तक श्री श्री आनंद मूर्ति जी का 102वां प्रकोटोत्सव आज रांची में उनके अनुयायियों द्वारा बड़े ही श्रद्धाभाव से मनाया गया। मौके पर कीर्तन, साधना और आनंद वाणी पाठ किया गया। इस दौरान भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई। इस दौरान संस्था के स्वामी जी ने कहा कि पूरे विश्व के सुख, समृद्धि और जगत के कल्याण की भावना से आनंद मार्ग कार्य कर रहा है। दुनिया के 180 देशों से अधिक आनंद मार्ग अपनी मजबूत जड़ें जमा करके धर्म प्रचार में सक्रिय है, दिन रात सक्रिय है, सेवामूलक काम कर रहा है, सर्वात्मक सेवामूलक काम कर रहा है। मौके पर गुरुजी की शिष्या डॉक्टर करुणा शाहदेव ने बताया कि गरीबों और वंचितों की सेवा के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। हम लोगों के आनंद मार्ग का जो दर्शन है वो है आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च, माने अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए और जगत के हित के लिए। जब तक हम जगत का हित नहीं करेंगे तो मोक्ष नहीं मिलेगा। आयोजकों ने बताया कि झारखंड के लाखों श्रद्धालुओं द्वारा हर एक वर्ष गुरुदेव का जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जाता है। आज जो है इस कलयुग में जाति पाति का भेदभाव, नाना प्रकार के शादी विवाह में इस प्रकार का जो परेशानी चल रहा है, तो उसी को सुधार करने के लिए आनंद मूर्ति जी इस पृथ्वी पर आए और इसका चारों तरफ प्रचार हो रहा है। गौरतलब है कि विश्व के 180 देशों में आनंद मार्ग की शाखाएं हैं, जहां विगत कई वर्षों से प्राणी मात्र की सेवा का कार्य निरंतर चल रहा है। संस्था का उद्देश्य समाज में ज्ञान का प्रकाश लाकर सुख शांति स्थापित करना है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। गुरु पूर्णिमा पर राजधानी रांची में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर रांची के भरियातू रोड स्थित बुद्धिस्ट मिशन परिसर में बौद्ध भिक्षुओं ने मंत्रोच्चार से गौतम बुद्ध की पूजा अर्चना की। मौके पर भगवान बुद्ध की जीवन पर प्रकाश डाला गया। गढ़वा में आयोजित 2 दिवसीय राजकीय वंशीधर महोत्सव कल रंगारंग कार्यक्रमों के बीच संपन्न हो गया। कल शाम संगीत संध्या में फिल्म इंडस्ट्री और इंडियन आइडल के कलाकारों ने श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। श्रोताओं से खचाखच भरे मैदान में शहरवासी, पर्यटक और अतिथि गायकों के एक एक सुर पर रोमांचित नजर आए। इस मौके पर पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर मौजूद थे। इस दौरान देश के एक से बढ़कर एक धुरंधर कलाकारों द्वारा बेहतरीन प्रस्तुति से लोगों को मनोरंजित किया गया। बहुत ही विशाल रूप में यहाँ हमेशा मने और आज जो कलाकार आए हैं उनसे भी उनको आए ही और बड़े से बड़े कलाकार जिनको हमारे वंशीधर नगरवासी जिनको देखना चाहते हैं, जिनकी प्रस्तुतियां करना चाहते हैं, उनसे रूबरू हो और ये वंशीधर नगर पूरे देश में, पूरी दुनिया में एक धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाए। इन्हीं कामनाओं के साथ अपनी बातों को विराम देता हूँ।
युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 के लिए प्रतीक चिन्ह, जर्सी, शुभंकर, मशाल और गीत का शुभारंभ किया। तीसरा खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल 23 मई से 3 जून तक खेला जाएगा। उत्तर प्रदेश के यशस्वी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी मित्रों, अभी से कुछ दिन पहले ही हमने खेलो इंडिया लॉन्च के 5 वर्ष पूरे भी किए हैं और आज ये सौभाग्य भी मिल रहा है कि जो एक सपना, एक सोच, एक संकल्प लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने खेलो इंडिया अभियान को लॉन्च किया था, वो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा है। 5 वर्षों में एक ऐसा प्लेटफॉर्म ये बनकर तैयार हुआ है कि जहां खिलाड़ियों को तलाशने का काम किया जाता है और फिर उनको तराशने का काम भी किया जाता है। और अब देखते हैं खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरें। इंडियन प्रीमियर लीग में आज राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। ये मुकाबला जयपुर में खेला जाएगा। मौजूदा सीजन में गुजरात टाइटंस का सफर शानदार रहा है। गुजरात की टीम 12 अंकों के साथ अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर बनी हुई है। हालांकि गुजरात टाइटंस को पिछले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। वहीं राजस्थान रॉयल्स को भी पिछले मुकाबले में हार का मुंह देखना पड़ा था। टीम 10 अंकों के साथ अंक तालिका में चौथे पायदान पर स्थित है। ऐसे में आज के इस मैच में गुजरात टाइटंस की टीम जीत के साथ शीर्ष स्थान पर अपनी स्थिति और मजबूत करना चाहेगी, तो वहीं राजस्थान रॉयल्स जीत की पटरी पर लौटने की कोशिश करेगी। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेले गए एक रोमांचक मुकाबले को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 5 रन से अपने नाम कर लिया। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स ने 9 विकेट के नुकसान पर 171 रन बनाए थे। कोलकाता के लिए रिंकू सिंह ने 46 रन और नीतीश राणा ने 42 रन की पारी खेली। वहीं लक्ष्य का पीछा करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 166 रन ही बना सकी। हैदराबाद के लिए एडन मार्करम ने 41, हेनरी क्लासेन ने 36 और अब्दुल समद ने 21 रन बनाए। केकेआर के लिए वैभव अरोड़ा और शार्दुल ठाकुर ने 2-2 विकेट चटकाए। ताशकंद में चल रही वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में भारतीय मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन जारी है। आज राउंड ऑफ 32 में भारतीय पहलवान अपना दम दिखाएंगे। मुक्केबाज आशीष क्यूबा के लोपेज कार्डोना से भिड़ेंगे, तो वहीं मोहम्मद हसामुद्दीन का सामना चीन के ल्यू पिंग से होगा। जबकि हैवीवेट कैटेगरी मुक्केबाज नवीन कुमार कोरिया के जियोंग के साथ खेलेंगे। भारत के रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एबडेन ने मैड्रिड ओपन के फाइनल में जगह बना ली है। रोमांचक सेमीफाइनल मुकाबले में रोहन और एबडेन की जोड़ी ने सैंटियागो गोंजालेज और एडवर्ड रोजर वसेलिन की 8वीं वरीयता प्राप्त मैक्सिकन फ्रांसीसी जोड़ी को 5-7, 7-6, 10-4 के अंतर से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। प्रतियोगिता के फाइनल में रोहन और एबडेन का सामना शनिवार को करेन खाचानोव और आंद्रे रुब्लेव की रूसी जोड़ी के साथ होगा। दुनिया की दूसरी नंबर की महिला टेनिस खिलाड़ी अरेना साबालेंका ने मैड्रिड ओपन 2023 के फाइनल में जगह बना ली है। प्रतियोगिता के महिला एकल वर्ग के सेमीफाइनल स्पर्धा में रूस की 24 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी साबालेंका ने ग्रीस की 9वीं वरीयता प्राप्त मारिया सकारी को 6-4, 6-1 के अंतर से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी ईगा श्वानटेक मैड्रिड ओपन के महिला एकल स्पर्धा के फाइनल में पहुंच गई हैं। पोलैंड की 21 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी ईगा ने प्रतियोगिता के सेमीफाइनल मैच में रूस की वेरोनिका कुदुरमेतोवा को 6-1, 6-1 के बड़े अंतर से हराकर खिताबी मुकाबले में अपनी जगह पक्की की। मैड्रिड ओपन के पुरुष एकल वर्ग के क्वार्टर फाइनल वर्ग में ग्रीस के स्टेफानोस सित्सिपास उलटफेर का शिकार हो गए। सित्सिपास को जर्मन टेनिस खिलाड़ी जेन लेनार्ड स्ट्रफ के हाथों हार झेलनी पड़ी। रोमांचक क्वार्टर फाइनल मैच में जेन लेनार्ड ने सित्सिपास को 7-6, 5-7, 6-3 के अंतर से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। रूस के असलान करतसेव भी मैड्रिड ओपन के पुरुष एकल वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। असलान ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में चीन के झांग जिझेन को 7-6, 6-4 के अंतर से हराया। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज।
राज्य में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश से मौसम लगातार खुशनुमा बना हुआ है। पिछले 24 घंटे में कुछ स्थानों पर हल्के दर्जे की बारिश दर्ज की गई। इस दौरान 18.6 मिलीमीटर सर्वाधिक बारिश लोहरदगा जिले के कुड़ू में दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों के अनुसार आज से आमतौर पर आसमान साफ रहेगा और मौसम के शुष्क बने रहने के आसार हैं। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। बेंगलुरु रेलवे स्टेशन से झारखंड की रहने वाली 11 नाबालिग लड़कियों को रेस्क्यू कर रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट लाया जाएगा। इसके बाद इन्हें चुटिया स्थित प्रेमाश्रय में रखा जाएगा। बाल अधिकार कार्यकर्ता बैजनाथ कुमार के प्रयास के बाद इन सभी लड़कियों को झारखंड लाने का काम किया जा रहा है। हजारीबाग पुलिस ने टीएसपीसी के 3 उग्रवादियों को हथियार के साथ डमारू से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार उग्रवादियों में दिनेश लोहरा, मुकेश तूरी और बहादुर गंजू शामिल हैं। इनके पास से 1 पिस्टल, 2 कारबाइन, 1 देसी बंदूक, 21 गोलियां, 1 बाइक और 3 मोबाइल फोन बरामद किया गया है। रांची के अपर न्यायायुक्त एसएम सहजाज की अदालत ने आपसी विवाद में दोहरे हत्याकांड मामले के दोषी कांके निवासी सुमित मुंडा को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। भू अर्जन कार्यालय मेदिनीनगर से फर्जी दस्तावेज से 18,46,114 रुपए की अवैध निकासी का मामला सामने आया है। NH98 में गई जमीन की मुआवजा राशि लेने के लिए यह गड़बड़ी की गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रांची जिले के टाटी सिलवे थाना क्षेत्र से पुलिस ने रिटायर्ड रेंजर रूप नारायण प्रसाद के घर हुई डकैती मामले में 2 डकैत को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार डकैतों में चतरा जिले के हंटरगंज थाना निवासी राजा कुरैशी उर्फ सरफराज और बिहार के गया जिले के गुरारू थाना निवासी सोनू कुमार उर्फ विकास शामिल हैं। जिला मुख्यालय खूंटी के पिपराटोली से लगभग 1.5 माह पूर्व चुराए गए एक क्रूजर सवारी वाहन को खूंटी पुलिस ने रामगढ़ के गोला रोड कैथा स्थित एक कबाड़ी दुकान से बरामद किया है। वहीं वाहन का सौदा करते रामगढ़ गोल पार्क मस्जिद के समीप रहने वाले अहमद हुसैन को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। कोडरमा में बिना ट्रेड लाइसेंस के व्यापार करने के आरोप में कई प्रतिष्ठानों को सील कर दिया गया है। बताया गया कि नगर परिषद की ओर से लगातार लोगों को ट्रेड लाइसेंस को लेकर जागरूक किया जा रहा था। बावजूद इसके कई ऐसे प्रतिष्ठान बिना ट्रेड लाइसेंस के व्यापार कर रहे थे। खूंटी जिले में आयोजित 10 दिवसीय फास्ट फूड स्टॉल उद्यमी प्रशिक्षण का समापन हो गया। इसमें विभिन्न प्रखंडों के 26 लोगों ने प्रशिक्षण दिया। इस दौरान प्रशिक्षिका रंजू देवी ने प्रशिक्षणार्थियों को फास्ट फूड से संबंधित विभिन्न व्यंजन बनाने की विधियों के बारे में विस्तार से बताया। बोकारो पुलिस ने बिहार के भोजपुर से 60 ग्राम ब्राउन शुगर की सप्लाई करने पहुंची महिला सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में यह सफलता मिली है। रांची सदर अस्पताल के नए बिल्डिंग में मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर में एक महिला के पित्त की थैली में हुए स्टोन को लेजर विधि से ऑपरेशन कर बाहर निकाला गया। महिला रांची के धुरवा की रहने वाली है। डॉक्टर अजीत कुमार ने बताया कि ऑपरेशन के बाद मरीज की स्थिति ठीक है। 1-2 दिन निगरानी में रखने के बाद उसे छुट्टी दे दी जाएगी। और अब फटाफट अंदाज में देखते हैं व्यापार जगत की खबरें। कैश की तंगी से जूझ रही गो फर्स्ट एयरलाइन को उस समय एक और झटका लगा जब कंपनी को लीज पर प्लेन देने वालों ने अपने 23 प्लेन वापस मांग लिए। लीज पर प्लेन देने वालों ने डीजीसीए से कहा कि वो 23 प्लेन डी रजिस्टर करे। डीजीसीए ने लीज देने वालों की मांग और उसकी डिटेल अपनी वेबसाइट पर पब्लिश की है। नियमों के अनुसार डीजीसीए को लीज देने वालों की मांग को 5 दिन में मानना ही होगा, यानी 23 प्लेन को 5 दिनों में डी रजिस्टर करना होगा। G20 में भारत के शेरपा अमिताभ कांत ने महामारी की स्थिति में वैश्विक तैयारी की व्यवस्था विकसित करने की कोशिशें परवान नहीं चढ़ने का जिक्र करते हुए कहा कि भावी संकट की स्थिति में स्वास्थ्य आपूर्ति श्रृंखला के कारगर ढंग से काम करने के लिए सशक्त राजनीतिक इच्छा और निवेश का होना जरूरी है। अमिताभ कांत ने कहा कि भारतीय स्टार्टअप्स को गुड गवर्नेंस और वित्तीय प्रबंधन को प्राथमिकता देनी चाहिए और न केवल भारत के लिए बल्कि अन्य G20 देशों के लिए भी नए बेंचमार्क बनाने चाहिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि वो अमेरिकी विमान विनिर्माता बोइंग की भारत में बढ़ी हुई मौजूदगी देखना चाहते हैं। बोइंग अपना स्थानीय आपूर्ति जो श्रृंखला इसकी क्षमता को बढ़ाए,
यहाँ पर मरम्मत, रखरखाव और परिचालन की अधिक गतिविधियां करे, ऐसा उनका मानना है। फेसबुक कंपनी मेटा ने कहा कि उसने ऐसे मैलवेयर क्रिएटर्स की खोज की है जो चैट जीपीटी में जनता की रुचि का फायदा उठा रहे हैं। ये उपयोगकर्ताओं को हानिकारक एप्लीकेशन और ब्राउजर एक्सटेंशन डाउनलोड करने के लिए लुभा रहे हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने नेटफ्लिक्स की सहायता से आजादी के अमृत कहानी की दूसरी श्रृंखला तैयार किया है। 1857 जब आजाद हिंदुस्तान के सपने ने जन्म लिया। आइए जाने उन वीरों के बारे में जिन्होंने स्वतंत्रता की नींव रखकर इतिहास रच दिया। आओ सुनाए आपको कहानी तात्या तोपे की। बुद्धि में था उनका बल और थी अद्वितीय रणनीति। आजादी की वो चिंगारी जिसे रानी ने पीछे अपने छोड़ा, सेना मुखी तोपे ने संभाली बागडोर और क्रांति की हवा का रुख मोड़ा। ग्वालियर से ब्रिटिश फौज को चकमा देकर किया चंबल को पार, फिर खाली हाथ पहुंचे झालरापाटन, अकेले निडर अपने घोड़े पर सवार। चलाए बाण अपने शब्दों के, सुलग उठी सब में स्वतंत्रता की आग। निहत्थे तोपे के पास अब थी 32 बंदूकें, 15 लाख नगद और एक वीर सेना का साथ। पीछे लग गया ब्रिटिश राज, लेकिन समझ न सके तोपे का ताना बाना। हर दिशा में उन्हें खोजा, रायगढ़, ईसागढ़ और राजपुताना। घेरा जब अंग्रेजों ने उन्हें, ललितपुर में आखिरकार नर्मदा का झांसा देकर चतुराई से तांत्या ने किया इंदौर को पार। भारत में चारों ओर लहरा रहा था सिर्फ तोपे का परचम। ज्ञान और नीति के बल पर किया था अंग्रेजों की नाक में दम। हर कदम पर दर्शाई अपनी युद्ध कला, किया था ऐसा काम, याद रखेंगे हमेशा उनको, था तात्या तोपे उनका नाम। 1857 के जंग के किस्से आज भी हर भारतवासी के मन में जोश और उत्साह भर देते हैं। ऐसे ही वीरों की प्रेरणादायक कहानियां लेकर हम फिर लौटेंगे। आजादी की अमृत कहानियां सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और नेटफ्लिक्स द्वारा प्रस्तुत। और अंत में मुख्य समाचार। जमीन के मूल दस्तावेजों में छेड़छाड़ कर अवैध खरीद बिक्री मामले में लंबी पूछताछ के बाद रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन गिरफ्तार, पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश के समक्ष किया जाएगा पेश। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन गिरिडीह के मधुवन में धार्मिक अनुष्ठान में हुए शामिल। सीपुर और खपैया में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का भी करेंगे निरीक्षण। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी गोड्डा में कई कार्यक्रमों में हुई शामिल। कहा, नई शिक्षा नीति देश में युवाओं के लिए लेकर आएगा कई नए अवसर। झारखंड समेत देश भर में आज मनाई जा रही है बुद्ध पूर्णिमा। राष्ट्रपति ने बुद्ध की शिक्षा को अपनाकर राष्ट्र निर्माण में आगे आने का किया आह्वान।